नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी में। सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। दोस्तों लाइव क्लास में आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। और यहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए DLED विषय से काफ़ी महत्वपूर्ण 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो समय निकालिए दोस्तों और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अभिवृत्ति मापन की युग्म तुलनात्मक विधि किसने दी, ये बताना है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, थर्स्टन साहब ने अभिवृत्ति मापन की युग्म तुलनात्मक विधि दी। सभी को गुड इवनिंग। चलिए बताइए दूसरे प्रश्न का उत्तर। आत्म प्रत्यय के विकास में सहायक है। आत्म प्रत्यय के विकास में क्या सहायक है, यह बताना है यहाँ पे इन ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा। आत्म प्रत्यय के विकास में अभिप्रेरणा जरूरी है। आइए दोस्तों तीसरा प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। व्यक्ति की वर्तमान योग्यताएं जो भविष्य की ओर संकेत करती हैं क्या हैं। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है वह कौन सी योग्यता है जो भविष्य की ओर संकेत करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिक्षमता। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए। यहां पे चौथा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है। ध्यान में वह कौन सी आंतरिक दशा है जो सहायक होती है। तो यहां इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मानसिक तत्परता। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न देख लीजिए। आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन सभी ऑप्शंस में से किसकी होती है, यह बताना है यहां पे आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी की। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अभिभावक, शिक्षक और सहपाठियां, इन सभी लोगों की आदत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देख लीजिए। छठा प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। यहां नहीं करना चाहिए पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन समझ लीजिए बढ़िया से। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए क्या करना है, तो विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन, इसके लिए कौन सी विधि है जिसका उपयोग अध्यापकों को नहीं करना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी के अभिवृत्ति में परिवर्तन करना है तो शिक्षक के द्वारा किस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह बताना है। तो देखिए यहां पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना। दबाव डालकर किसी बात या विचार के लिए बच्चे को राजी करना, यह विधि का उपयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ठीक है, जबकि बाकी यहाँ विधियां देख लीजिए। किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़ता पूर्वक व्यवहार करना, ठीक है, ये तो होना चाहिए। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, ठीक है दोस्तों, ये भी हो सकता है। संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना, ठीक है। तो ये सब विधि का उपयोग किया जा सकता है अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए, लेकिन दबाव में किसी बात के या विचार के लिए, लेकिन दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना यह सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न देख लीजिए। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। यहां रुचि के बारे में आपको बताना है। इन ऑप्शंस में से जो भी कथन दिए हुए हैं, कौन सा ऐसा कथन है जो रुचि के लिए सत्य नहीं है। तो यहाँ सभी ऑप्शंस को पढ़ ले एक बार। यदि उत्तर जानते हैं तो कृपया कमेंट कर हमें जरूर बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर के साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रुचियां व्यवहार में आकर्षक एवं निष्कर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं।
ये डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रुचि के बारे में यह कथन सत्य नहीं है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। रुचियाँ जन्मजात व अर्जित दोनों होती हैं। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती हैं, निश्चित रूप से बदलती है दोस्तों। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये सभी सही है, जबकि डी ऑप्शन रुचियाँ व्यवहार में आकर्षक एवं निष्कर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ये गलत है, क्योंकि रुचि जो आकर्षक होता है, ठीक है, और जो बच्चे को अच्छा लगता है ज़्यादा, वही रुचियाँ होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। यहाँ मैं बताते चलूँ, पीडीएफ के लिए सभी विषयों का बदले हुए नए सिलेबस के अनुसार पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें, 7091443130। इस नंबर पर संपर्क करें। मात्र 351 के पेमेंट में पूरे सिलेबस का सभी विषयों का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। तो संपर्क करें एक बार 7091443130 नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 8वां प्रश्न देख लीजिए। अभिरुचिता का अर्थ होता है, अभिरुचिता का क्या अर्थ होता है यहाँ पे ये बताना है 8वें प्रश्न में। तो इन ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्ति की योग्यताओं व विशेषताओं का योग। अभिरुचिता का अर्थ है व्यक्ति की योग्यताओं व विशेषताओं का योग। ठीक है दोस्तों, चलिए 9वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। मनोवृत्ति के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मनोवृत्ति के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है यहाँ पे इस प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इन सभी को पढ़ लीजिए एक बार और फिर इसका सही उत्तर देने का प्रयास करिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं। आइए 10वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। उच्च स्व प्रत्यय की सांकेतिक विशेषता है, उच्च स्व प्रत्यय की सांकेतिक विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उच्च अभिक्षमता। सभी लोगों को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का, जो भी लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव क्लास के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न देखिए। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्यांकन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है, यह परिभाषा है। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्यांकन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है, यह परिभाषा है। किसके द्वारा यह दिया गया परिभाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी। आइए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लग गई, वह बच्चा है, वह कैसा बच्चा है ये बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। एक बच्चा है जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, बहुत बढ़िया चल रही थी 6ठी कक्षा तक, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी। जब वो 7वीं कक्षा में गया तो उसकी जो उपलब्धि है वो बहुत कम रहने लगी, तो वह कैसा बच्चा है यह बताना है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, क्या है इसके उद्देश्य में आप क्या कह सकते हैं इस प्रश्न में? बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, कब शांत करनी चाहिए, यहाँ यह प्रश्न है। तो यहां देख लीजिए दोस्तों, आपको डी, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, जब जिज्ञासा की जाए तत्काल उसी समय जिज्ञासा को शांत कर देना है, ऐसा नहीं कि उसको कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न देख लीजिए यहां फटाफट से। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत इन ऑप्शंस में से कौन सा बालक आता है दोस्तों, ये बताना है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, ये सभी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। चलिए 15वां देखिए क्वेश्चन प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा ऐसा कारक है जो मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मौलिकता। मौलिकता जो है वह मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है। पीडीएफ के लिए इस नंबर 7091443130 पे संपर्क करें दोस्तों। सभी विषयों का सटीक सिलेबस के अनुसार और सबसे बेहतर पीडीएफ प्राप्त करें, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर ले दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न है, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि क्या अर्थ है? इन ऑप्शंस को पढ़िए एक बार ए से लेकर डी तक और बताइए कि प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ इनमें से क्या है? ठीक है सर, थोड़ा सा टाइम आपको दिया जा रहा है पढ़ने के लिए और हमें बताएं कमेंट के माध्यम से कौन सा सही उत्तर होगा। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों में न तो समान विशेषताएं होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव है। एक विषय रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ये चारों में से क्या सही होगा यह बताना है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। वो स्वयं में विशिष्ट होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है, यह बताना है यहाँ पे इस ऑप्शन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन ए, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ये कथन जो है सही है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित। आइए 18वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? जो बच्चे मानसिक रूप से पिछड़े हैं उनको शिक्षा देने के लिए कौन सी व्यूह रचना है इन ऑप्शंस में से जो अच्छा कार्य करेगी, जो ज्यादा सहायक होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। यदि कार्यों को, विषयों को मूर्त रूप से समझाया जाए तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए भी काफी उपयोगी होगा। आइए 19वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य डैश डैश में निःशुल्क को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक, तो कहाँ पे क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के समझा जाए। पहले जब कभी आप परीक्षा में बैठे तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़े और उसको समझे कि क्वेश्चन है क्या, उसके बाद उत्तर की तरफ जाएं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना, जो बच्चे निःशक्त हैं उनके लिए जो केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य जो है वो डैश डैश में कहाँ पे निःशुल्क को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। यहाँ को नहीं समझिएगा, निःशुल्क शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। कहाँ पे? नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिली एसोसिएशन के विद्यालयों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियमित विद्यालयों में। दोस्तों यदि आप हमारा अन्य वीडियोस नहीं देखें तो सभी वीडियो का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक बार टच करके सभी वीडियोस को देख लें दोस्तों। और किसी भी तरह की सजेशन, राय, प्रतिक्रिया हो तो
हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 20वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे। अब निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए यहाँ क्या प्रावधान किया जा सकता है यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा द्वारा। समावेशित शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 20 प्रश्नों का हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न था।